हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीआईबी एनालिसिस 5 जून के बारे में। आज पीआईबी में लगभग 50 से 55 आर्टिकल्स थे, लेकिन मेरे को 8 आर्टिकल ऐसे लगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मोस्ट ऑफ द आर्टिकल आज एनवायरनमेंट और बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है, क्योंकि आज 5 जून को हम लोग वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाते हैं। इस वजह से आज का जो आर्टिकल है ज़्यादातर एनवायरनमेंट के ऊपर है। ओके, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है कि इंडिया को उसकी 100th रामसर साइट मिल गई है। तो सुरहा तल और सुरहा ताल या सुरहा तल बलिया उत्तर प्रदेश में इसको 100th रामसर साइट को डिक्लेयर कर दिया गया है। ओके, और रामसर साइट क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये कंजर्व करती हैं हमारे इकोसिस्टम को, हमारे एनवायरनमेंट को। ओके, तो इसलिए रामसर साइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रामसर साइट ये वेटलैंड्स होती हैं इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की। रामसर कन्वेंशन के अंदर में इनको रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो जो सुरहा तल है ये 100th रामसर साइट बन गई है इंडिया की। इसकी लोकेशन है बलिया डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में। ये एक ऑक्सबो लेक है। ये ऑक्सबो लेक क्या होती है? सपोज करो ये एक नदी बह रही है, और थोड़े टाइम बाद क्या हुआ, इस नदी ने अपना कोर्स चेंज कर लिया। तो हो सकता है कि ये जो एरिया है यहाँ पे एक लेक बन जाए, और इसी को बोला जाता है ऑक्सबो लेक। ये इधर भी बन सकती है, इधर भी बन सकती है। मैंने इधर बना दिया, उधर भी बन सकती है। तो ये चीज ध्यान रखना। ये एक फ्रेश वाटर नेचुरल वेटलैंड है, ये बात ध्यान रखने वाली है। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं हम इसके। तो ये 100th है। ओके, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सुरहा थल इसका नाम है, उत्तर प्रदेश में बलिया में है, ऑक्सबो है, फ्रेश वाटर लेक है। रामसर कन्वेंशन में आती है, 1971 है कन्वेंशन का ईयर। और नोडल मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट। प्रीलिम्स के कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं कि रामसर कन्वेंशन एक ओनली ग्लोबल ट्रीटी है जो वेटलैंड्स से रिलेटेड है। इसके अलावा और कोई ट्रीटी है नहीं। इंडिया इसकी पार्टी है 1982 से, तो रिमेंबर दिस। तो ग्रोथ जो हुई है हमारे कंट्री में रामसर साइट्स की, वो 2013 में 26 थी, और अभी 2026 में तो जस्ट विद इन 10-12 ईयर्स हमने देखा एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज हुआ है यहाँ पे। तो ये इसकी लोकेशन है क्लोज टू द बॉर्डर। और ये एक इम्पॉर्टेंट ऑक्सबो लेक ये जो कन्वेंशन साइट है हमारी, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट साइट है माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए भी। तो यहाँ पे बहुत सारी सेंट्रल एशिया, साइबेरिया, साउथ ईस्ट एशिया से माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं। सो रिमेंबर दिस। वेटलैंड से रिलेटेड चैलेंजेस यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है मेंस में, तो वो देख लेते हैं। तो वेटलैंड एनक्रोचमेंट और लैंड यूज चेंज हो जाना, पोल्यूशन होना, यूट्रोफिकेशन होना, या सॉलिड वेस्ट हो जाना। प्लीज, यूट्रोफिकेशन एक एनवायरनमेंट टर्म है, इसको कमेंट में बता देना कि ये क्या होता है यूट्रोफिकेशन। और इसका एक इससे होने वाला एक कॉज होता है जो कि किसी लेक को बहुत ज्यादा ग्रीन एल्गे से कवर कर देता है। उस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, ये भी प्लीज बता देना। इन्वेसिव एलियन स्पीशीज, तो ये एक और डर है यहाँ पे। हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन एंड सिल्टेशन, क्लाइमेट का चेंज होना और उससे रिलेटेड इफेक्ट्स किसी भी वेटलैंड्स के ऊपर। देन वे फॉरवर्ड। तो वे फॉरवर्ड में हमें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन और अवेयरनेस को बढ़ाना है। लोगों को बताना है कि जितने भी वेटलैंड्स है, उससे आसपास के जितने भी एरिया हैं, हमें उनको कैसे कंजर्व करना है। ये हमारे इकोसिस्टम के लिए नहीं, बल्कि हमारे एनवायरनमेंट और हमारी हेल्थ यानी कि पर्सनल हेल्थ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए वेटलैंड रूट 2017 का। साइंस बेस्ड मैनेजमेंट होना चाहिए। रीस्टोर, रेजुमिनेट और डिग्रेडेड वेटलैंड्स जितने भी हैं उनको रीस्टोर करो और रेजुमिनेट करो। इको टूरिज्म को प्रमोट करो। माइग्रेटरी बर्ड्स और जितने भी वहाँ के लोकल बर्ड्स हैं उनके हैबिटेट को रीस्टोर करो या कंजर्व करो। और इंटीग्रेट करो क्लाइमेट रेजिलिएंट प्लानिंग के साथ में। तो मेंस की कुछ थीम्स हैं जिस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और यहाँ पे मैंने कंक्लूजन दिया है, प्लीज गो थ्रू कर लेना इसको।
ये इंट्रोडक्शन ये रहा और कंक्लूजन ये रहा। यूपीएससी के पीवाईक्यू कनेक्शन, रामसर कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रोटेक्टेड एरियाज एंड देयर सिग्निफिकेंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। माइग्रेटरी बर्ड्स एंड फ्लाईवेज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इकोसिस्टम सर्विसेज एंड एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, और ये प्लीज ये 3 MCQs हैं, इनको कमेंट में इसका आंसर कर देना। तो रामसर जर्नी देख लेते हैं हम इसकी। तो ये नेचुरल वेटलैंड है सूरत ताल का, तो साइंटिफिक असेसमेंट हुआ इसका और रामसर क्राइटेरिया देखा गया और उसके बाद में इसको रिकॉग्निशन मिल गया। ये यहाँ पे मैंने एक नया सेक्शन ऐड किया है समरी का, इसको गो थ्रू कर लेना। इससे पूरा जो हमने डिस्कशन किया है उसकी समरी यहाँ पे लिख दी गई है और मैंने ये भी बता दिया है कि ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है ये कहाँ कहाँ पे इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आर्टिकल है कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम से रिलेटेड। तो इंडिया ने WTO में ये जो पर्टिकुलर स्कीम है इसको शोकेस किया है। इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा कि ये रीइंफोर्स करेगा इंडिया की लीडरशिप को सस्टेनेबल डेवलपमेंट में और ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन में। अब ये क्या स्कीम है? तो ये नेशनल कार्बन मार्केट फ्रेमवर्क है जो एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट के अंदर बनाया गया है। ये स्टैब्लिश करेगा नेशनल इलेक्ट्रॉनिक कार्बन क्रेडिट्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को। तो जैसे ट्रेडिंग होती है, हम यहाँ पे स्टॉक्स की ट्रेडिंग करते हैं, कमोडिटी ट्रेडिंग होती है, ओके, सेम वे अब यहाँ पे कार्बन क्रेडिट्स की भी ट्रेडिंग हो पाएगी और ये यूज करेगा मार्केट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट को टू इंसेंटिवाइज एमिशन रिडक्शन को। ऑब्जेक्टिव क्या है? ग्रीन हाउस गैस को कम करना है, क्लीन एनर्जी को बढ़ाना है और हमारे को एक मार्केट बनानी है कार्बन क्रेडिट से रिलेटेड और नेट जीरो जो हमारा टारगेट है नेट जीरो, हमें नेट जीरो एमिशन को अचीव करना है। तो ये उसका भी ये वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव है। की सेक्टर कौन कौन से हैं? पावर है, इंडस्ट्री है, बिल्डिंग्स हैं, ट्रांसपोर्ट है, वाटर वेस्ट है, एग्रीकल्चर है और फॉरेस्ट्री है। कुछ इंपॉर्टेंट डेटा देख लेते हैं। तो इंडिया में एज ऑफ मार्च 2026 53.21% जो है नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी हमने डाली है। टारगेट इसका है कि 50% लेके जाया जाए 2030 तक। टारगेट अचीव मतलब कि हम 5 साल अहेड ही हैं अभी इस वाले मामले में, तो एक अच्छी बात है हमारे लिए। इंस्टीट्यूशन कौन कौन से इन्वॉल्व हैं इसमें? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर है और मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है। मिनिस्ट्री ध्यान रख लेना, प्रीलिम्स में यहीं पे ट्रैप लगाया जाता है। प्रीलिम्स पे WTO हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड, पेरिस एग्रीमेंट साइन किया था 2015 में, इंडिया ने ज्वाइन किया था 1982 में रामसर कन्वेंशन को। नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन आई थिंक 2016 और 17 में यूपीएससी पीवाईक्यू ऑलरेडी पूछा जा चुका है। कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज, तो ये इस प्रिंसिपल्स के ऊपर वर्क करता है। एमिशन इंटेंसिटी ऑफ GDP रिडक्शन, तो अगर हम देखेंगे कि हमने 37% का रिडक्शन करा है इन टर्म्स ऑफ फॉसिल फ्यूल्स यूसेज और फॉर वेरियस पर्पस। नॉन फॉसिल कैपेसिटी अचीवमेंट हमारी 53.21% हो गई है अभी। तो चैलेंजेस क्या हैं? चैलेंजेस यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं, प्लीज इनको एक बार गो थ्रू कर लेना। डोमेस्टिक चैलेंजेस अलग हैं, इंटरनेशनल चैलेंजेस अलग हैं, ये इनका वे फॉरवर्ड है। सो इन्फोग्राफिक समरी, क्लाइमेट चेंज चैलेंज को देखते हुए पेरिस एग्रीमेंट आया, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग सिस्टम आया, कार्बन मार्केट बनेंगी जिसकी वजह से एमिशन रिडक्शन होगा और एक सस्टेनेबल फ्यूचर बनेगा। तो प्लीज गो थ्रू दिस। सो मैंने इसकी भी एक लास्ट में समरी डाल दी है, जिसको जल्दी से क्विक रिवीजन करना हो तो वो विद इन 30 सेकेंड यहाँ से रिवीजन कर सकता है। अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ जो कि हमारा GDP से रिलेटेड है। तो जो यूनियन मिनिस्टर हैं श्री अमित शाह, उन्होंने एक्सप्रेस किया है सेटिस्फेक्शन ओवर 7.7 GDP ग्रोथ इन फाइनेंशियल ईयर 2025 एंड 26। तो इंडिया अभी भी वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है, जो कि एक हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। ओके, तो देर आर मैनी फ्लॉज इन द इकोनॉमी, देर आर मैनी लूप होल्स, देर आर मैनी इनएक्यूरेट डेटा, बट यस वी आर स्टिल द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। और उसका एक रीजन ये भी है कि गवर्नमेंट ने जितने भी स्कीम्स हैं उससे रिलेटेड उनको बहुत हद तक ग्राउंड पे देने की कोशिश की है।
तो स्ट्रॉन्ग जीडीपी ग्रोथ इंडिकेट्स करता है रोबस्ट इकोनॉमिक फंडामेंटल्स को, रिफॉर्म्स इम्पैक्ट और ग्लोबल कॉन्फिडेंस इन इंडिया। तो जब आपकी जीडीपी किसी एक अच्छे नंबर से ग्रोथ करती है तो बाहर की कंपनी भी इंडिया में आने से डरेंगी नहीं, उन्हें भी एक ट्रस्ट बिल्डअप होगा और उनको भी पता है कि हम अगर वहां पे इन्वेस्ट करेंगे इंडिया में तो हमें एक अच्छा आरओआई मिलेगा। तो इसीलिए इंडिया की जो ये नंबर हैं ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। इंडिया की रैंकिंग फास्टेस्ट अमंग मेजर इकोनॉमीज, पीरियड ऑफ स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, लास्ट 12 ईयर से हमारा एक अच्छा परफॉर्मेंस जा रहा है। एंड प्रीलिम्स की कुछ फैक्ट हैं। तो जीडीपी मेजर्ड इन करंट एंड कांस्टेंट प्राइसेस दोनों में की जाती है। ये जीडीपी का फॉर्मूला है जिसमें कंजम्पशंस, इन्वेस्टमेंट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, तो ये इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, इसको याद कर लेना। तो बेस ईयर हमारा 2011-2012 था, लेकिन इस साल 2025-26 से हमने अपने बेस ईयर को अप्रैल 25 और 26 कर लिया गया है। तो ये बात ध्यान रखना। इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ नॉमिनल जीडीपी। तो ये मेजर इकोनॉमीज हैं जिसमें फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडिया ही है, उसके बाद चाइना है, फिर यूएसए है, फिर यूरोपियन नेशंस हैं और लास्ट में जापान है। तो देयर आर कंट्रीज विच आर फार मोर डेवलप्ड देन इंडिया, बट येस स्टिल वी आर ग्रोइंग मोर देन देम। तो इकोनॉमी में एक कॉन्सेप्ट होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट वर्सेस इकोनॉमिक ग्रोथ। ओके, तो प्लीज कमेंट में बताना कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। फिर यहाँ पे कुछ चैलेंजेस आ गए हैं और वे फॉरवर्ड आ गया है। चैलेंजेस में ज़्यादातर हमारे जो इंडिया में प्रॉब्लम है वो इंडिया की एक मेजर प्रॉब्लम ये है कि इंडिया एक सर्विस प्रोवाइडर है रेदर देन मैन्युफैक्चरर। हमारे को अगर ग्लोबल लेवल पे, अगर हमें ग्लोबल स्टेज पे एक अच्छा कॉम्पिटिटर बनना है तो हमें अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को भी बहुत ज़्यादा आगे लेके जाना पड़ेगा। चाइना आज कॉम्पीट कर पा रहा है यूएस से बिकॉज ऑफ इट्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। ओके, सो ये हमारे को एक बात ध्यान में रखनी है कि हमें अपने खाली सर्विस सेक्टर पे नहीं, अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे भी ध्यान देना है। तो यहाँ पे मेंस के और प्रीलिम्स से रिलेटेड कुछ टॉपिक और मेन वैल्यू एडिशन मैंने डाल दिया है। इन्फोग्राफिक, हमारे पास विजनरी लीडरशिप है और रिफॉर्म्स लिए जा रहे हैं, स्ट्रॉन्ग पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन हो रहा है, ग्रोथ 7.7% ऑफ जीडीपी ग्रोथ है और हम फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है इन द वर्ल्ड में। की ड्राइवर्स क्या है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स? तो ये मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया कंटिन्यूसली 7.7 या फिर इंडिया कंटिन्यूसली एक अच्छे नंबर से ग्रो कर रहा है इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, व्हाट आर द की ड्राइवर्स ऑफ इट? तो वहां पे हम इन की ड्राइवर्स का यूज करेंगे, जैसे कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया, मैन्युफैक्चरिंग पुश हो गया, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो गया और इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन हो गया। अगेन समरी है यहाँ पे, ये देख लेना। और मैं ये बताना भूल गया कि हर पेज पे यूपीएससी गुड ट्रैप स्टेटमेंट है, प्लीज इनको भी गो थ्रू कर लेना। अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, जो है गवर्नमेंट ने आज ही के दिन यानी कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे E85 पेट्रोल को रोल आउट किया है 48 डिस्ट्रिक्ट में अभी तक। तो इसका सिग्निफिकेंस ये है कि ये एक एनर्जी सस्टेनेबिलिटी की तरफ लेके जाएगा हमें, रूरल प्रोस्पेरिटी को बढ़ाएगा और रिड्यूस करेगा हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंसी को। तो ये है क्या चीज? E85 एक हाई एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल है जिसमें 80 से 85% फ्यूल जो होगा वो इथेनॉल होगा और 14 से 19 या 20% जो होगा वो तुम्हारा सिर्फ पेट्रोल होगा। ओके, ये डिजाइन किया गया फॉर यूज इन फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स के लिए, FFV व्हीकल्स, जो कि रन हो सकती है E20 से लेके E100 तक। अभी यहाँ पे कुछ कंसर्न है जो मेरे भी हैं, क्योंकि हमने जो मेरे पास भी कार है उसमें E20 लिखा हुआ है कि E20 जा सकता है, लेकिन E100 पे क्या मेरा इंजन कैलिब्रेट है या नहीं है वो मुझे नहीं पता। तो अगर मैंने E85 डाला और अगर मेरे इंजन में प्रॉब्लम आई तो इवन गवर्नमेंट विल नॉट हेल्प मी। ओके, तो वो एक मेजर कंसर्न है जो इस पूरे आर्टिकल में है कि अगर E100 डालने पे इंजन कैलिब्रेट नहीं किया और कुछ प्रॉब्लम इंजन में आई तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। ठीक है, तो इसके ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। रिड्यूस एमिशन को रिड्यूस करेगा, मनी सेव करेगा। अब मनी सेव कैसे करेगा मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि अभी भी E20 पेट्रोल भी सेम प्राइस पे मिल रहा है
तो मनी कैसे सेव करेगा ये मेरी समझ से बाहर है थोड़ा सा। सेव एनवायरमेंट यस ऑफ कोर्स सेव करेगा, और फॉरेन एक्सचेंज को भी हमारे बचाएगा, ये भी बिल्कुल ठीक बात है। कुछ की फैक्ट्स देख लेते हैं हम। तो E85 वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। रोल आउट होगा 5 जून 2026 से। अभी खाली 48 हमने रिटेल आउटलेट्स में इसको स्टार्ट किया है, एक पायलट प्रोजेक्ट के हिसाब से हमने स्टार्ट किया है। इसको हम एक्सटेंड करेंगे 500 रिटेल आउटलेट्स तक दिसंबर तक, और 5000 बाय नेक्स्ट ईयर। तो ये प्रीलिम्स के कुछ फैक्ट्स हैं, ये इसको प्लीज गो थ्रू कर लेना कि इथेनॉल कैसे निकाला जाता है, डिराइव होता है शुगर केन से, मोलासिस से, मेज से, डैमेज्ड फूड ग्रेन से। सो नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी है ये, वो सबसे बढ़िया बेस्ट डॉक्यूमेंट है इसको पढ़ने के लिए, जिसमें 3 या 4 तरह के फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन के बायोफ्यूल्स होते हैं। ओके, उस डॉक्यूमेंट को गो थ्रू कर लेना, नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी को, तो ये सारी चीज कवर हो जाएंगी ठीक से। तो इंडिया की जो इथेनॉल ब्लेंडिंग है वो देख लेते हैं हम। तो इंडिया ने 2014 में 1.53% इथेनॉल ब्लेंडिंग स्टार्ट की थी, जिसका उन्होंने जो आगे के टारगेट थे वो 2019 तक 10% था, लेकिन उन्होंने 2026 तक 20% ऑलरेडी कर भी दिया है। ओके, ये 5 साल पहले ही हमने इसको अचीव कर लिया है। अभी कुछ चैलेंजेस हैं वो देख लेते हैं इस E85 पेट्रोल से रिलेटेड। सबसे पहला है कि फीड स्टॉक अवेलेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी का क्या होगा, क्योंकि अगर हम जो फूड ग्रेन्स हैं, जो क्योंकि यहाँ पे 3 तरह के फूड ग्रेन्स होते हैं, एक वेस्ट होता है, एक कंजम्पशन वाला होता है, और एक फीड स्टॉक वाला होता है जो हम चारा वारा बनाते हैं। अगर हम इथेनॉल ब्लेंडिंग में यूज करेंगे तो हमारी वहाँ पे शॉर्टेज होने के चांसेस हैं। सेकंड है कि इथेनॉल प्रोडक्शन का स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमारे पास अभी इंफ्रास्ट्रक्चर उस हद तक है या नहीं, ये हमें पता भी नहीं है, क्योंकि हमारे पास पेट्रोलियम रिजर्व्स तो हैं, लेकिन हम इनको कहाँ पे स्टोर करेंगे, ये जो इथेनॉल ब्लेंडिंग होगी ये कहाँ पे स्टोर होगा। थर्ड और जो मेन सबसे इंपॉर्टेंट है, जो पूरा कंट्री इस पे बात करेगा, वो ये है कि कंपैटिबिलिटी ऑफ व्हीकल्स एंड इंजन कैलिब्रेशन, कि इंजन उसको कैलिब्रेट करेगा या नहीं करेगा। ओके, फोर्थ है कंज्यूमर अवेयरनेस एंड एक्सेप्टेंस। आजकल देखा जा रहा है कि जब भी E20 फ्यूल की भी बात होती है तो हर कोई जो है गवर्नमेंट को घेरने की कोशिश करता है। कुछ हद तक सही भी है, क्योंकि हमारे पास एक बहुत सारी एप्रीहेंशंस हैं कि E20 से इंजन खराब होगा, माइलेज गिरेगा या क्या होगा। इवन प्राइसेस को लेके भी है कि अगर हम प्योर फ्यूल नहीं दे रहे हैं तो उतने पैसे क्यों ले रहे हैं। तो ये कुछ कंज्यूमर्स के कंसर्न्स हैं। प्राइस वॉलेटिलिटी ऑफ इथेनॉल फीडस्टॉक वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, और कोऑर्डिनेशन कैसा रहेगा सेंट्रल, स्टेट और OMC यानी कि ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के साथ में। ये इसकी इंफोग्राफिक है, इसको प्लीज गो थ्रू कर लेना, इससे हमें पता लग जाएगा कि इथेनॉल के प्रोसेस कैसा है इंडियन फार्मर से लेके फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स तक। अभी यहाँ पे वही सेम की बेनिफिट ये बोल रहे हैं कि ये हमारे को पैसे बचाएगा, लेकिन इसमें भी लिखा है कि 20% चीपर है, लेकिन जो E20 है वही हमें चीपर नहीं मिल रहा। तो ये जो फ्यूल है ये चीपर मिलेगा इसकी कोई गारंटी है नहीं, और गवर्नमेंट ने भी यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट में लिखा है, बट आई डोंट नो कि वो होगा या नहीं होगा। नेक्स्ट है एनवायरनमेंट को बचाएगा, फॉरेन एक्सचेंज, ये हमने डिस्कस कर लिए हैं, तो आई थिंक दोबारा इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, जो है हाइड्रोजन ट्रेन से रिलेटेड। तो इस आर्टिकल में जो यूनियन मिनिस्टर है, हमारे रेलवे मिनिस्टर हैं, उन्होंने इंस्पेक्शन किया है तिलक ब्रिज शकूरपुर बस्ती रेल सेक्शन का, नॉर्दर्न रेलवे का, ये एरिया दिल्ली में आता है। ओके, तो इन्होंने रिव्यू किया है कि क्या हम इस एरिया में अभी हाइड्रोजन ट्रेन का इंस्पेक्शन, हाइड्रोजन ट्रेन का एक ट्रायल रन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट आने वाले टाइम में खाली इलेक्ट्रिसिटी नहीं बल्कि हाइड्रोजन ट्रेन के कंसेप्ट को भी सोच रही है। अब ये क्या होता है, तो हाइड्रोजन ट्रेन एनवायरमेंटली फ्रेंडली होती है, जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल से चलती है। ये सिर्फ वाटर वेपर को बाय प्रोडक्ट निकालती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और पोल्यूशन फ्री फ्यूचर बनाएगी हमारा। सो स्टेट ऑफ द आर्ट मेंटेनेंस फैसिलिटीज, तो इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, ग्रीन और सस्टेनेबल रेलवेज, improve operational efficiency, enhance safety and reliability और better passenger experience। तो इसमें जो टेक्नोलॉजी को इंस्पेक्ट किया है उसका नाम है रिट्रैक्टेबल ओवरहेड इक्विपमेंट्स।
तो ये एक नया टेक्नोलॉजी है जिसको इन्होंने यहाँ पे इंस्पेक्शन किया है। तो हमारा गोल क्या है इसमें, 100% इलेक्ट्रिफिकेशन करना है और नेट जीरो कार्बन एमिशन को अचीव करना है। तो अभी हम 92% इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है हमारे इंडियन रेलवेज का, ओके, जो कि एक अच्छी बात भी है। ये कुछ प्रीलिम्स के फैक्ट्स हैं, प्लीज इसको गो थ्रू कर लेना। तो यहाँ पे चैलेंजेस दे दिए गए हैं और वे फॉरवर्ड आ गया है, ओके, प्लीज इसको गो थ्रू कर लेना। मेंस के लिए कम पॉइंट है, लेकिन फिर भी जो भी पॉइंट है बहुत अच्छे पॉइंट दिए हुए हैं। ये इसकी समरी है, ये इसके यूपीएससी का ट्रैप स्टेटमेंट है। अभी चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो हमने एक नया मेट्रियोलॉजिकल सेंटर जो है स्टैब्लिश किया है जम्मू के अंदर। अभी इंडिया में 7 हो गए हैं, ओके, इंडिया में 7 जो हमारे रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर हैं वो हो गए हैं। अभी कहाँ हैं, दिल्ली में है, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, गुवाहाटी, नागपुर, बेंगलुरु और एक नया बना है जम्मू के अंदर। तो ये 7th है हमारा। इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि ये वेदर फोरकास्टिंग को अच्छा करेगा, अर्ली वार्निंग सिस्टम से जिंदगी को बचाएगा, प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करेगा और सपोर्ट करेगा इकोनॉमिक एक्टिविटी को हिमालयन रीजन के अंदर, ओके। तो ये एक्यूरेट करेगा फोरकास्ट को, अर्ली वार्निंग देगा, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन करेगा और सपोर्ट करेगा डेवलपमेंट एक्टिविटीज को। तो ये यहाँ पे कुछ इसके की डेटा और फैक्ट्स हैं, यहाँ पे प्रीलिम्स के फैक्ट्स हैं। अभी हम देखते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन कैसा हुआ है इन 3 जगहों पे। तो हमने डॉप्लर वेदर रेडार्स लगाए हैं, 2014 में 0 थे, अभी हमने 4 लगा दिए हैं ऑलरेडी। ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस बना दिए हैं, ये 56 है इन टोटल। ऑटोमेटिक रेन गॉजेस हमने वहाँ पे लगा दिए हैं ऑलरेडी, और डेली रेनफॉल मॉनिटरिंग स्टेशंस भी हमने वहाँ पे स्टेब्लिश कर दिए हैं। तो ये बहुत एक अच्छा डेवलपमेंट है इन टर्म्स ऑफ रेनफॉल और जितने भी हिमालयन एक्टिविटीज़ होती हैं उसके रिलेटेड। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, तो ये एक अच्छा डेवलपमेंट हम इसको बोलेंगे। तो चैलेंजेस क्या हैं, अगेन सेम, वहाँ की जो टेराइन है वो बहुत अच्छी नहीं है, वहाँ पे एक्सट्रीम इवेंट्स होते हैं, डेटा ट्रांसमिशन और रियल टाइम मॉनिटरिंग रिमोट एरियाज में काफ़ी मुश्किल है, शॉर्टेज है वहाँ पे स्किल्ड मैन पावर का, ओके, ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है, और लास्ट माइल डिसेमिनेशन है वहाँ पे, वार्निंग टू वल्नरेबल कम्युनिटीज। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। वे फॉरवर्ड इधर आ गया है, तो इसको गो थ्रू कर लेना। ये इसका इन्फोग्राफिक है और ये इसका ये छोटा सा मैप डाल दिया है। तो यूपीएससी के ट्रैप स्टेटमेंट्स एक बार गो थ्रू कर लेना और एक समरी में पढ़ लेना। पूरा पढ़ने के बाद समरी पढ़ लोगे तो तुम्हारा एक अच्छा रिवीजन हो जाएगा। अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, जो है कि एम्पावरिंग इंडियाज अन्नदातास। तो एक नया टैब इन्होंने ऐड किया है पिछले 2 दिन से, जिसमें पीआईबी बैकग्राउंडर में ये कुछ अच्छे आर्टिकल्स डालते हैं, तो उनमें से मैंने ये वाला लिया है। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि इंडिया का कमिटमेंट इंक्लूसिव, सस्टेनेबल और फार्मर सेंट्रिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट करना, उनकी फार्मर्स की एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज़ को इंक्रीज करना, जो कि यहाँ पे दिखाया है कि हमने किया भी है। और मेन पर्पज़ ये है कि उनकी जितनी भी इनकम है उसको हमें बढ़ाना है, ठीक। तो ये इसकी ऑब्जेक्टिव है कि प्रोडक्टिविटी प्रोडक्शन बनाना है, फार्मर की इनकम को बढ़ाना है, स्ट्रेंथन रिस्क मैनेजमेंट देना है, इम्प्रूव करना है मार्केट एक्सेस और फेयर प्राइस को, एक्सपेंड करना है इरिगेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर को, और डाइवर्सिफिकेशन और वैल्यू एडिशन को भी प्रमोट करना है, ओके। फ्रॉम वेलफेयर सपोर्ट टू प्रोडक्टिविटी, इनकम सिक्योरिटी, मार्केट एक्सेस, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूशनल रेजिलेंस। तो हमें ये सब प्रोवाइड कराना है फार्मर्स को। तो अगर तुम देखोगे 2014 से लेके 2023 तक 133% एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर में इंक्रीमेंट हुआ है। इवन फूड ग्रेन प्रोडक्शन भी हमारा 35% इंक्रीज हुआ है। ये कुछ प्रीलिम्स से फैक्ट हैं, देख लेना। तो एलाइड सेक्टर जो एक्सपेंड किए हैं वो हैं जैसे लाइफ स्टॉक हो गया, फिशरीज हो गया, फूड प्रोसेसिंग हो गया, बायो एनर्जी हो गया। क्रॉप में जैसे राइस हो गया, वीट हो गया, मेज हो गया। इवन आई थिंक इंडिया जो है, यहाँ पे मैंने लिखा भी है, इंडिया जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हो गया अभी राइस का। यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 या 23 में ये क्वेश्चन आया भी था। की पिलर्स ये इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए। इरिगेशन का एक्सपेंशन हुआ है, क्रेडिट और इंश्योरेंस। तो यहाँ पे क्रेडिट का किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम और सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, मार्केट एक्सेस एंड एमएसपी, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, ये सब आ गया। डाइवर्सिफिकेशन एंड वैल्यू एडिशन, तो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और कोऑपरेटिव्स। तो ये इसके सारे पिलर्स हैं, इनको गो थ्रू कर लेना प्लीज, ओके।
अभी हम चलते हैं अपने लास्ट आर्टिकल की तरफ। तो जो लास्ट आर्टिकल है वो इंडिया की बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है। अभी देख लेते हैं इस आर्टिकल में क्या है। ये आर्टिकल भी मैंने पीआईबी बैकग्राउंड से लिया है। तो बायोडाइवर्सिटी बेसिकली मीन्स होता है वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ एट 3 लेवल्स: जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी। ओके, इसको समझाने के लिए मैं ऐसे समझा देता हूँ, जैसे जीन में ये रेड एप्पल है, ये ग्रीन एप्पल है और एक गोल्डन एप्पल है। तो ये जीन की वजह से अपने अलग अलग प्रॉपर्टीज और कलर्स में है। स्पीशीज, डिफरेंट स्पीशीज, यानी कि टाइगर हो गया, लायन हो गया और राइनो हो गया। और जो थर्ड है इकोसिस्टम, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, फॉरेस्ट हो गया, मराइन हो गया और वेटलैंड हो गया। तो ये 3 टाइप के हमारे वैरायटी हो गई इसके बायोडाइवर्सिटी की। सो प्लीज रिमेंबर दिस। तो इसको गो थ्रू कर लेना है। इसमें प्रीलिम्स से रिलेटेड ज़्यादा है एज कम्पेयर टू मेन। लीगल फ्रेमवर्क्स यहाँ पे आ गए हैं: बायोडाइवर्सिटी एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। ओके, चैलेंजेस विद रिस्पेक्ट टू बायोडाइवर्सिटी: हैबिटेट लॉस हो सकता है, फ्रेगमेंटेशन, क्लाइमेट चेंज, एक्सट्रीम इवेंट्स, ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है, इन्वेजिव एलियन स्पीशीज, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, पोल्यूशन एंड इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन। एंड लास्ट में यूपीएससी के ट्रैप स्टेटमेंट्स, यूपीएससी के पीवाईक्यूज। तो इनको भी प्लीज गो थ्रू कर लेना। और अगर तुमने यहाँ तक वीडियो देखा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। तो मैं आपसे मिलूंगा कल के पीआईबी एनालिसिस में। जय हिंद।